प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर जमकर राजनीति भी हुई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बखान स्वरूप कसीदे भी पढ़े। कहीं आयोजन भी हुए देश और प्रदेश में, तो कहीं विरोध स्वरूप कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाने भी साधे। किन नेताओं ने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार के दूसरे टर्म के कार्यकाल में 2 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश और प्रदेश में विभिन्न आयोजन आयोजित किए गए। लेकिन इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों में जमकर राजनीति के तीर भी चले। क्या कहा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल की सरकार का दूसरे टर्म का 2 साल पूरे हुए हैं और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी कटारिया हमारे साथ में हैं। इन्हीं से जानेंगे किस तरह से मोदी जी का कार्यकाल रहा। देश और दुनिया में भले ही उनके प्रशंसक प्रशंसा कर रहे हों, लेकिन देश में ही राजनीति बड़ी घमासान हो रही है मोदी जी को लेकर विशेष करके। क्या कहना है आपका? तो मैं नहीं कहता हूँ, कॉमन आदमी से पूछो आप तो वो बताएगा। क्योंकि इस दूसरे कार्यकाल के इन 2 वर्षों में मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं वो इस देश को मान सम्मान दिलाने के लिए, इस देश को राष्ट्रभक्ति की ओर ले जाने के लिए, देशद्रोहियों पर अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और देश की सेना को इतनी ताकत दी है कि चीन से भी बचेड़ना पड़े तो अपनी तैयारी रखी, जो सारी देश ने और दुनिया ने देखी है। मैं सोचता हूं कि 370 समाप्त हो जाएगी। हमने जिंदगी भर नारे लगाए, पर हम भी नहीं सोचते थे कि ये 35 से खत्म हो जाएगा। कश्मीर जहां हिंदुस्तान के खाते हुए हिंदुस्तान से बगावत का झंडा ऊंचा करके खड़े हुए थे, हमारे फौजियों को बेरहमी से मार रहे थे, आतंकवादियों का ढेर बन गया था, देशद्रोही आकर वहाँ पनाह ले रहे थे और वहाँ डाले हुए थे। देश में जगह जगह देशद्रोहियों ने अड्डे बना करके बम फोड़ रहे थे, वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी ने बंद किया। और आपने देखा होगा कि नागरिकता का जो कानून लेकर के आए, उन अभाव के लोग जो वर्षों से इस हिंदुस्तान की बाउंड्री में अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान से या बांग्लादेश से यहाँ आकर के रह रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका जीवन देख करके रोना आता है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक बनकर के उनको समानता का अधिकार मिले, ये कदम अगर देश के प्रधानमंत्री ने उठाया तो उन सारे लोगों की मदद की जो असहाय होकर के इस हिंदुस्तान की सड़कों में पड़े थे। राम जन्मभूमि पर अयोध्या का मंदिर बनेगा, ये बातें तो बहुत की। हमको भी कांग्रेसी पूछते थे कि तुम मंदिर तो वहीं बनाओगे पर तारीख क्यों नहीं बताते हो। पर देश के प्रधानमंत्री ने तारीख भी बता दी, काम भी शुरू कर दिया। तो एक नहीं, ये ट्रिपल तलाक है। क्या मुस्लिम महिलाओं को पूछो कि 10-10, 20-20 वर्ष तक उनका भोग करने के बाद फिर जाओ 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 खत्म। उस कानून को खत्म करके उसने इस प्रकार का सम्मान दिया है। एक देश में एक राशन कार्ड होगा, ये कोई सामान्य बात है ना। गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। पहले बीच के लोग खा करके मालो माल हो रहे थे इतने सालों तक, आज उस पर कट लगा नहीं लगा, 100% पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और मैं सोचता हूँ किसान को सम्मान निधि का जो पैसा है वो साल में 6,000 रुपया उन 10.5 करोड़ किसानों को जा रहा है। आपने भी 70 साल तक की राजनीति की है यार, बताओ तो सही, ऐसा कोई साल है क्या जब आपने किया है। और किसान को उसकी उपज का दाम सही मिले, उसकी जो खर्चा है वो कैसे कम हो। और ये जो एक नाटक किया ना 4 कानूनों को लेकर के, उसके कारण से किसान को कम से कम अपने माल को बेचने का अधिकार दिया है। न तो मंडी बंद हुई, न मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद हुआ, तो हुआ क्या, केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य है मोदी मोदी मोदी। मैं सोचता हूँ मोदी जैसा बहादुर प्रधानमंत्री नहीं होता ना
तब तक हिंदुस्तान का कचरा हो जाता। आपने देखा होगा बंगाल में जीत का जश्न कैसे ऐसे मनाते हैं कि लोगों के घर जला दिए जाए, लोगों को मार दिया जाए। ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है क्या? जो काम कभी जम्मू कश्मीर में होता था, जिस प्रकार के वहाँ लोगों के ऊपर पत्थरबाज फेंका करते थे और आतंकवादियों ने अड्डा बनाया, वो आज की स्थिति में आपको बंगाल में दिख रहा नहीं दिख रहा है? अगर इस प्रकार से वोटों की, जहां कांग्रेस ने अपनी नाक कटा के दूसरे का सुकून बिगाड़ने का कोशिश नहीं किया, एक भी बंदा जहां नहीं जीता, जहां सरकारें चलाई इतने साल तक कांग्रेस ने, अरे कुछ विचार करो। तुम अपनी पार्टी को गत्ते पहुंचा करके और मोदी को गाली देने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हो ना, वो जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो देश को खतरनाक रास्ते पे ले जा रहा है। जिस तरह से बात हो रही है राजस्थान की, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोदी जी को निशाना बना रहे हैं, केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं कि उनके यहाँ जिस तरह से केंद्र दुर्व्यवहार कर रही है और कोई सहायता इस नाम से, कोरोना के नाम से आ नहीं रही है, और राजस्थान का बेहतर प्रबंधन मोदी जी भी एक मान रहे हैं। क्या कहना है आपका? तो मैं सोचता हूँ इस कोरोना की महामारी के समय में जिस प्रकार की मुख्यमंत्री रोजाना सवेरे उठ करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब सारा ही ऑक्सीजन केंद्र को ही देना है क्या? तुम्हें भी ऑक्सीजन के लिए कुछ करना था कि नहीं करना था? तुम अपनी तो गिनाओ यार। वहाँ तो तुम रोज सवेरे उठ करके मांगना शुरू कर देते हो और उन्होंने तुमको 453 मैट्रिक टन जो है ना ऑक्सीजन अलॉट की है, तुम ला नहीं सके क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं है। उसका दोष भी उनका, साधन भी वो दें, टैंकर भी वो दें। आप क्या कर रहे हो? आपको जो यहाँ ऑक्सीजन पैदा करनी थी, आपने देख लिया कि फरवरी के महीने में महाराष्ट्र में त्राही त्राही आ गई थी, ऑक्सीजन की कमी दिख रही थी। आपने जो प्लांट आज लगा रहे हो, आपके शांति धारीवाल जी जो कह रहे हैं कि हम 156 प्लांट जो है ना वो लगा रहे हैं शुरू, ये काम आज क्यों कर रहे हो? 2 महीने पहले नहीं कर सकते थे क्या? आज तुम हर एक हॉस्पिटल में अपना स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जो पैसा दे रहे हो, ये क्या दिल्ली के भरोसे दे रहे हो क्या? तुम अपनी तैयारी तो कर देते। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए क्या दिल्ली के इंतजार कर रहे हो क्या? और जहाँ तक वैक्सीन के बारे में तुम राजनीति कर रहे हो ना, तो सोचना चाहिए यार। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री जिसने दुनिया में सबसे पहले 2 वैक्सीन अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके और वहाँ जहाँ वैक्सीन बन रही थी वहाँ जा करके उनका मानक बना करके हिंदुस्तान 2 वैक्सीन बनाने वाला देश बना है, उसकी धन्यवाद देना तो तुम्हें कहेगा। और तुमने ही मीटिंग में ये बात रखी थी कि राज्यों को, तुम्हारे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों को भी वैक्सीन के बारे में कुछ स्वायत्ता दो, और इस तुम्हारी स्वायत्ता मांगने के कारण से फिर ये तय हुआ कि 45 से ऊपर साल वालों के लिए फ्री वैक्सीन दिल्ली उपलब्ध कराएगा और 18 से लेकर 44 वर्ष तक के बच्चों को आप स्वयं अपनी व्यवस्था करोगे। आपने उस मीटिंग में मामला रखा नहीं रखा कि राज्यों को आज़ादी दो? तो दिल्ली का जो वैक्सीन आ रहा है फ्री में, उसका आप 1,62,00,000 लगा करके अपनी थपथपी करा रहे हो। हम बहुत हिंदुस्तान में दूसरे नंबर है। अरे जो माल उन्होंने दिया, पुरस्कारी तुमने की है यार। तुम अपने बताओ ना, 18 से लेकर के 44 साल की वैक्सीन जो तुमको खरीद के जानी थी, अब तुम 3,000 करोड़ का तो बजट रखते हो इस वैक्सीन को खरीदने के लिए। सारे एमएलए के 3-3 करोड़ काट करके 600 करोड़ रुपया वो लिया, बाकी जो है ना आपने डीएमएफसी का लिया। पैसा लेने के बाद बातें तो करो हम 3,000 करोड़ देंगे, पर अभी तक आपने वैक्सीन कंपनियों को केवल 50 करोड़ जमा कराया है। अब 3,000 करोड़ का 50 करोड़ जमा कराया, इसका मतलब क्या कराया? कितनी वैक्सीन आपको मिलेगी? और उसके कारण से मारामारी जो हो रही है ना, वो 18 से लेकर 44 साल के बच्चों की वैक्सीन में हो रही है। 45 साल से ऊपर वालों की वैक्सीन में मारामारी नहीं हो रही है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो किसका बिगड़ता है? 18 से 45 का बिगड़ रहा है ना। वो जिम्मेदारी किसकी थी? राज्य सरकार की थी। ममता जी ने चिट्ठी लिखी थी, हमको आज़ादी दो, हम टेंडर करेंगे, हम खरीदें, खरीदो ना। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस की हालात हो रही हैं, कभी कोई मंत्री नाराज होता है, कभी कोई मंत्री नाराज होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बना रही है आगे आने वाले समय में इस कोरोना की जंग में जीतने के लिए और
आगे आने वाले चुनाव की क्या रणनीति बना रही है? देखो, ये तो पता नहीं क्या हुआ कि ये कोरोना आ गया। बाकी तो इस सरकार ने जो ठंडे छींटे उससे दिए थे साल भर पहले, जिस प्रकार का विद्रोह खड़ा हुआ इनकी पार्टी में हुआ, हमारा नहीं हुआ। 2 कैंप लगाए तो इन्होंने लगाए, हमने नहीं लगाए। एक इधर गया, एक उधर गया, ये आपने भेजे ना। और उसके बाद जो कुछ भी आपने इनको ठंडे गन्ने बनाए थे दिल्ली वालों ने और आपने कि हम ये देंगे, ये बनाएंगे, अब बना नहीं पा रहे हो, इसलिए विस्फोट भी हेमाराम के द्वारा निकल के आया नहीं आया बाहर में। और आपने सोलंकी बोला ना, ऐसे एक नहीं है, ऐसे वो सारे निर्दलीय भी अब अंदर ही अंदर बुला रहे हैं, क्योंकि सरकार का आधा समय चला गया, अब आधा बचेगा, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। इसलिए जिस दिन देंगे ना उसी दिन ये सरकार जाएगी। ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूँगा। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से विद्रोह है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर हो या अन्य नेताओं को लेकर हो, क्या आप आपस में मजबूती भारतीय दिखाएंगे? जनता पार्टी में कोई विद्रोह न पहले चला न आगे चले। अब तक यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनसंघ से लेकर आज तक वही पार्टी चल रही है। अगर कोई नाराज हुआ तो वो गया, पार्टी कहीं नहीं गई। पर तुम्हारे तो दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, वो हम पर क्या आरोप लगाते हुए। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मोदी जी के लिए कटारिया जी ने कहा कि बेहतर प्रबंधन मोदी जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भी मजबूत रहेगी और पहले से ही मजबूत थी, लेकिन समय बताएगा कि किस तरह से मजबूती आने वाले समय में परिणाम दिखाती है। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से एक आधार तैयार करा कर दिया है, ये विश्व के अंदर मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस महामारी का मुकाबला कराकर इस देश की जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सुविधा प्रदान की। आप उदयपुर में क्या क्या आप कर रहे हैं? आज उदयपुर में सेवाई संगठन के माध्यम से हमने प्रत्येक बूथ पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और मुख्य रूप से इसके अंदर भोजन। क्या कहना है, मोदी जी के 2 वर्ष पूरे हुए? मोदी जी ने जो इस इतिहास में जो काम कोई नहीं कर सकता था, जो मोदी जी ने 2 साल के अंदर किया। 5 साल का जो पहले का पूर्व कार्यकाल में उनको खुलकर काम करने का ऐसी आज़ादी नहीं मिली थी, मगर अब की बार स्पष्ट बहुमत जनता ने दिया तो जनता के विश्वास पर खरे भी उतरे। धारा 370 हो कश्मीर में, ए हो, वो जो धारा 35A हो, और चाहे 3 तलाक का मामला हो, और चाहे किसानों का जो है 3 बिल के लिए जो ये कह रहे हैं ना कि इसको ख़त्म करो, उनको देख लिया ना परसों पहले रोज उनके पास में क्या था, कुछ भी नहीं था। किसान समझ गए इन कांग्रेसियों की, विपक्षियों की चाल कि ये कांग्रेस केवल और केवल जो ये धंधा कर रहे थे उनका धंधे में कहीं न कहीं डाका पड़ा है, इसलिए वो घबरा रहे हैं। किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई मंडियां बंद नहीं हुई है, इसलिए ये 2 साल कांग्रेस को इतना भारी पड़ा है। मोदी जी ने अच्छा काम किया, इसलिए कांग्रेस सिमट कर कोने में खड़ी हो गई है और आने वाला समय भी मोदी जी का है। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि हमारे आज जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर जो आज हमारे सेवा ही हमारा संकल्प है, इस कार्यक्रम को लेकर हमारे हर वार्ड और बूथ स्तर तक का कार्यक्रम रहा। जनता में इतना जोश है कि वास्तव में मोदी जी ने हमारे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। तो मैं आज धन्यवाद देता हूं हमारे कार्यकर्ताओं का, संगठन का और हमारे मोदी जी का, जो गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में हमारा मेवाड़ संभाग बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर विकास भी कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी इस महामारी के अंदर बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई। आपने देखा होगा, अभी आप थे, हमारे ऑक्सीजन की मशीनें जो दानदाताओं से लेकर जो हमारे उदयपुर में ही नहीं पूरे मेवाड़ संभाग में भी। आज मैंने ये नई बात सुनी है कि भाई ये जो अभी दानदाता मोबाइल भी प्रमोट करवाएंगे। मैं आप चैनल के माध्यम से गहलोत सरकार को कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन परीक्षा तो आप दे रहे, पढ़ाई तो आप करवा रहे हो, मगर वहाँ तो नेट तो चालू ही नहीं है, हमारे टावर आते ही नहीं है, तो वो बेचारा गांव का बच्चा कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करेगा। जो हमारा गांव का तो आज भी वो खड्डे में पड़ा है और कल भी खड्डा में पड़ा रहेगा।
तो इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए कम से कम हमारे टावर लगाए और लाइन हमारी जो ये नेट की सुविधा कराए, तब जाकर ये ऑनलाइन पढ़ाई महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आयोजित हुए। देखिए, पहले जो 5 साल थे उसमें जिस प्रकार से जनता से जो वादे किए थे, उन वादों को इस दूसरे टर्म में नरेंद्र मोदी जी ने उन सब कामों को पूरा किया। जो घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की, उन सभी घोषणाओं को पूरा किया। गरीब, किसान, मजदूर, इन सब के जीवन को उन्नत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्होंने उन सबको एक आधार दिया। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी में जिस सफलता के साथ उन्होंने जी बताएं, क्या कहना है? मोदी जी के 7 साल ऐसा लगता है कि जैसे 7 सदियों तक किसी ने यातना की। कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कल बता दिया था कि 7 प्रकार के उनके ऐसे जुडिशियल अपराध हैं कि जिसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं सोचती हूँ कि उनमें से भी यदि हम सोचने लगें तो किसी भी देश के किसी भी सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले देश की सुरक्षा की बात करें। तो ये हाल तो हम देख चुके हैं कि चाइना किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान रोज़ धमकियाँ देता है। आसपास के इलाके के हमारे सभी जो देश है वो हमारे से खिलाफ हो चुके हैं। ऐसी हालात में देश की सुरक्षा क्या कर पाएंगे? उसके बाद होता है विकास के कार्य। विकास के कार्य न कर पाने की एक वजह उनको ये 2 साल 2.5 साल के तो कोरोना का काल दिखता है, लेकिन उसके पहले भी क्या हुआ था, जब एक महीने में इस कोरोना काल में 18 बार पेट्रोलियम पदार्थों के, खास करके पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ, शायद एक लेखक होने के नाते मेरे मन में तो सबसे बड़ी पीड़ा है वो इस बात को लेकर के है कि मोदी जी की सबसे बड़ी गलती उनका अमानुषिक व्यवहार है, एक असंवेदनशील व्यक्ति का व्यवहार है। एक कोरोना से लड़ने के लिए तो इन्होंने कुछ किया नहीं, पूरी तरह से फेल रही सरकार, पूरी तरह से ऐसी हो गई कि जैसे हमने तो सब कुछ जीत लिया और उसके बाद आराम से बैठ गए, हमारी कोरोना की दवाइयाँ बाहर भेजते रहे वाहवाही लूटने के लिए। एक ही शब्द में मोदी जी के लिए कह सकती हूँ, वह है कि वाहवाही लूटने का कोई भी चांस वो गंवाते नहीं हैं और मीडिया में रहने का कोई भी मौका वो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन इस काल में, इस दूसरे कार्यकाल में तो खास करके कोरोना के जिस तरह के अमानुषिक व्यवहार हुआ है, लोगों की मौत पर राजनीति हुई है और उसको हम ठहरा बचाने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए तो कुछ नहीं कर पाई है सरकार। उसके बावजूद मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है और उन लोगों तक दवाई तक नहीं पहुंच पाती, बातें ऊंची की जाती है। बंगाल का इलेक्शन या मैं कहूँ कि असम का इलेक्शन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था ऐसे में, जबकि कोरोना से हमको लड़ करके उस वक्त वैक्सीनेशन मंगाना चाहिए था। लेकिन केवल सत्ता की भूख इतनी ज़्यादा है मोदी जी में कि सत्ता की सब चीज़ मैं हासिल कर लूँ और लोगों को मरने दूँ, मरने पर जिसकी आँख का आंसू नहीं गिरे, वो उतने मनुष्यों की मौत को देख करके उस व्यक्ति के लिए क्या कहा जा सकता है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि और गलतियाँ तो है ही कि विकास नहीं कर पाए, देश की सुरक्षा नहीं कर पाए, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर पाए देश की, लोगों को जॉब मुहैया नहीं कर पाए, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, सामाजिक अव्यवस्था खड़ी कर दी, हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। और अभी अधिसूचना के द्वारा ये और भी ज़्यादा सिद्ध हो गया कि किस तरह से उन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार हिंदू और मुस्लिम के साथ करते हैं। लेकिन उस सबसे बड़ी बात, जो एक बात छुपी हुई है कि इन सब के पीछे की बात यह है कि उनका असंवेदनशील होना और उनका मनुष्यों का जो गुण है, मनुष्यों की सेवा करना, उस भाव से दूर रहना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कल 30 मई है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके 7 साल पूरे हो रहे हैं। दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल और 5 वर्ष पूर्व के कुल मिलाकर 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 7 वर्ष इस देश के लिए
बड़े निराशाजनक रहे। ऐसा लगता है कि ये 7 साल जो है भारत को 21 साल पीछे ले गए हैं। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 2 साल से जो इस देश में बहुरूपिया की तरह अपने रंग बदल बदल के, भाषाएं बदल बदल के, जुमले बदल बदल के इस देश को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं, दिशाहीन काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है। अर्थव्यवस्था में हमारा देश जो दुनिया के 10 आर्थिक समृद्ध देश थे उसमें से एक था, परंतु आज नेपाल जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश, श्रीलंका जैसे देश जीडीपी में हमारे से आगे हैं। ये बड़ी दुखद और बहुत निराशाजनक बात है। पिछले वर्ष 2020 में 17 मार्च 2020 को राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को आगाह किया था कि देश में सुनामी आने वाली है, परंतु 28 जनवरी 2021 के दिन नरेंद्र मोदी जी उस बयान को बड़े मजाकिया तौर पर देश के सामने कटाक्ष के रूप में रख रहे थे कि लोग कह रहे थे इस देश में कोरोना की सुनामी आ रही है, पर हमने कहीं सुनामी देखी नहीं, कहीं गायब हो गई सुनामी। और इस तरह से मजाक उड़ा के और अपने मस्ती में घूमते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे, दीदी पे हमला करते रहे और बड़े नाटक करते रहे पश्चिम बंगाल में जाके। जहाँ तक मेरी नज़र पहुँचे भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। कहीं कटाक्ष के रूप में दीदी, ओ दीदी दीदी, ऐसे 10 रुपया की तरह जो व्यवहार किया है, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल की जनता ने तो बड़ा तगड़ा जूता ऐसा मारा। जो ममता दीदी है वो उनके पहले वाले टेन्योर से भी ज़्यादा सीटें जीत के आई। ये बड़ी शर्मनाक बात बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, परंतु ये लोग इंसल्ट प्रूफ लोग हैं, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं आज़ादी के बाद से लेकर आज तक अगर हम देखें क्या पाया क्या खोया, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें 1950 में हमारा चुनाव आयोग बन गया था, योजना आयोग 1950 में बन गया था, IIT की स्थापना 1950 में हो गई थी, 1954 में नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना हो गई थी, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बन गया था, 1956 में ONGC बन गई थी, 1961 में IIM की स्थापना हो गई थी, 1963 में भाखड़ा नागल बांध बन गया था। मोदी जी इस देश को बतावे कि नेहरू जी के समय जो अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो कचरे के अलावा कुछ नहीं छोड़ के गए थे, सुई भी बाहर से मंगानी पड़ती थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट खोल दी और लाखों लोगों को रोजगार दे दिया, भूखमरी से लोगों को बाहर निकालने का काम किया, बीमारियों को इस देश से बाहर करने का काम किया, वैक्सीन बनाने का काम किया और वैक्सीन लगाने का काम किया, निःशुल्क वैक्सीन लगाई और कई बड़ी बड़ी महामारियों को इस देश से बाहर किया, तो बीमारियों से हमारे लोगों को मुक्त किया। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 1 लाख सैनिक बड़े बड़े कमांडरों के साथ हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। राष्ट्रीयकरण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राजीव गांधी जी ने सूचना क्रांति हमारे देश में लाकर प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में जो मोबाइल है
ये दिया है। मोदी जी ने अभी तक इस देश में नाम बदलना, एक मूर्ति की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, हिंदू सिख को लड़ाना, हिंदू ईसाइयों को लड़ाना, हिंदू एसटी एससी को लड़ाना, ये जो काम किए हैं ये हमारे देश को तोड़ने वाले, पीछे ले जाने वाले और कमज़ोर करने वाले डिसीजन है। पेट्रोल और डीजल के भाव आज आसमान में हैं, 100 रुपये से ऊपर पहुंच गए हैं। एफडीआई का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती थी जोर शोर से, उस एफडीआई को गले से लगा के पूरा 100% भी एफडीआई कर दी गई और हमारे प्रतिष्ठित जो इंस्टीट्यूट है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसको राफेल का सौदा नहीं देके कैंसिल करके और 2 महीने पुरानी कंपनी अंबानी जी की कंपनी को दे दिया। ये हमारे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसके अतिरिक्त भी आज जिस तरह से जीएसटी का मैनेजमेंट बिल्कुल निष्प्रभाव है, जीएसटी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक इतना कमज़ोर परफॉर्मेंस कभी नहीं रहा था जो आज बीजेपी के गवर्नमेंट में है। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, परंतु मुझे ये कहना है कि इस देश को मनहूस प्रधानमंत्री के रूप में व्यक्ति मिला जिसके बैठने के बाद इस देश में आपदा ही आपदा आ रही है, महामारियां आ रही हैं और कई सारी घोर विपत्तियां इस देश पर आई हैं। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। देश की जनता समझेगी और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो लोग तड़ीपार हैं, जो लोग अपराधी हैं, जो देश के ठेकेदार बन गए हैं और आज जिस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए अघोषित आपातकाल स्थापित किया है, तानाशाह रवैया इस देश में अपनाया गया है, इससे मुक्ति दिलाने में हमारी जनता समझेगी।